ईरान ने जो कभी नहीं किया वो करने की तैयारी हो रही है। दुनिया के सबसे ज़रूरी समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की तैयारी। आज के शो में इसी की बात करेंगे। आखिर क्यों बढ़ गई है दुनिया की चिंताएं, भारत पर क्या असर इसका पड़ेगा, बढ़ी हुई महंगाई कैसे एडजस्ट की जाएगी, क्या सरकार कोई तैयारी इसके लिए कर रही है। एक्सपर्ट्स के जरिए सारे ज़रूरी सवालों के जवाब तलाशेंगे। शो में बात पहलगाम आतंकवादी हमले पर भी होगी। एनआईए ने क्यों कहा है कि जिन आतंकियों के स्केच जारी किए गए थे उनका हमले से वास्ता नहीं है, और इनकी जगह जो 3 नए आतंकवादी सामने आए हैं वो कौन हैं, इनकी मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 2 स्थानीय आरोपियों के बारे में क्या पता चला है, कैसे की उन्होंने मदद, क्या छिपाया, कहां छिपाया, और ये नए आतंकी कहां चले गए। एनआईए को क्या नए सुराग, कौन से नए सबूत मिले हैं, इन सवालों के जवाब भी देंगे। विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट और इन परिणामों के असर की भी बात करेंगे। क्या विपक्ष का उत्साहित होना जस्टिफाइड है या फिर अभी ये उपचुनाव के नतीजे हैं, टू मच रीडिंग से बचना चाहिए। बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी और घर में क्या हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने 3 बागी विधायकों को निकाला तो 4 को बचाया क्यों, और दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 पर संकट के कौन से बादल छा गए हैं। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Mrs. Baxter's, Hire and New India Assurance. Mrs. Bector's Cremica Non-Stop. Light Jeera Bite, Non-Stop Delight. ईरान की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी हॉर्मुज़ के जलडमरू मध्य को बंद करने पर अपनी सहमति दे दी है। हालांकि आखिरी फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का होगा। ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले हुए, उसके बाद से ही ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। ईरान के विदेश मंत्री कह ही चुके हैं कि सारे विकल्प खुले हैं। इधर अमेरिका सहित पश्चिमी देशों की कोशिश है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट ब्लॉक ना हो। मसलन अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन से कहा है कि वो ईरान को ऐसा फैसला ना लेने दें। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या है, भूगोल के लिहाज से इसका महत्व क्या है, व्यापार के लिहाज से इसका महत्व क्या है, कैसे इसके बंद होने पर दुनिया पर असर पड़ेगा और खासकर भारत पर क्या असर होगा। एक एक करके हर सवाल का जवाब आज जानते हैं। स्ट्रेट यानी जलडमरू मध्य, यानी एक संकरी सी वाटर बॉडी जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। स्कूल में आपने पढ़ा होगा। तो ये स्ट्रेट हो गया। अब हॉर्मुज़ को समझिए। ईरान का एक द्वीप है इस नाम का, हॉर्मुज़ नाम का। ये बांदर अब्बास बंदरगाह के पास स्थित है। यहीं से नाम आया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ऐसे में फारस की खाड़ी के आसपास मौजूद सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान जैसे देश इस पर बहुत निर्भर हैं। इसी स्ट्रेट के जरिए दुनिया के मेजर ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन करने वाले देश समुद्र को एक्सेस कर पाते हैं, जिसके चलते दुनिया के कुल तेल और गैस खपत का 5वां हिस्सा इसी स्ट्रेट के जरिए आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बहुत चौड़ी नहीं है। अपने सबसे सकरे पॉइंट पर बस 33 किलोमीटर की विड्थ है। शिपिंग लेन की चौड़ाई तो बहुत ही कम है, महज 3 किलोमीटर। ऐसे में इसे ब्लॉक करना या यहाँ से गुजर रहे जहाज़ों पर हमले करना आसान हो जाता है। अब बात की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष और मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में दुनिया के कुल ऑयल ट्रेड का 25% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरा। पिछले वित्त वर्ष में लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी के कुल वैश्विक व्यापार का 20% व्यापार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते से हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की लोकेशन ऐसी है कि कोई दूसरा समुद्री रास्ता उसका विकल्प नहीं बन सकता। ये बंद हुआ तो असर ग्लोबल गैस एंड ऑयल ट्रेड पर पड़ेगा, तेल की कीमतें बढ़ेंगी। 23 जून को ऐसा होता भी दिखा जब कीमतों में 2% का उछाल देखा गया, और जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो दूसरी चीज़ों की कीमतें भी अपने आप बढ़ जाती हैं। और यहीं से सामने आ रही है भारत की चिंताएं। EIA का कहना है कि पिछले वित्त वर्ष में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकला 84% कच्चा तेल और 83% LNG एशियाई बाजारों में गया, मुख्यतः चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। इन आंकड़ों के भीतर जाएं तो भारत का 90% कच्चा तेल और 50% LNG पश्चिम एशियाई देशों से ही आता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद से ईरान का हिस्सा ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये सारा आयात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ही होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के 3 में से 2 LPG सिलेंडर पश्चिमी एशियाई देशों से आई LNG से ही सोर्स किए जा रहे हैं। हालांकि भारत ये आयात रूस, अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिकी देशों से भी करता है। अब बात भारत पर असर और निपटने की तैयारी की करते हैं।
आज भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तेल बाजार में हम तीसरे नंबर पे हैं। हम डिमांड के हिसाब से, नेचुरल गैस के हिसाब से हम चौथे नंबर पे हैं। तो भारतीय बाजार में कितनी तेल का डिमांड रहेगा, इसके ऊपर सारे दुनिया के जो तेल बेचने वाले हैं, चाहे वो ओपेक हो, ओपेक प्लस हो, या ओपेक के नॉन मेंबर्स भी हो जैसे यूएसए वगैरह, सबका पैनी नजर रहता है। तो इसीलिए जब दुनिया में जैसे अभी ईरान और इसराइल का जो झमेला चल रहा है, उससे तेल का बाजार में प्राइस ज्यादा होने का आशंका जरूर है। लेकिन इतना ज्यादा भी तेल के जो सप्लायर्स है वो उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम है कि अगर भारत अगर नाराज होकर कुछ दूसरे लोगों से अगर तेल ले ले, यानी कि अगर जो वेस्ट एशिया से आ रहा है तेल, उसके बदले में अगर रशिया से लेना शुरू करे, यहाँ की यूएसए से तेल ले ले, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा डिमांड का स्रोत कम हो जाता है। इसलिए कोई भी देश बहुत ज्यादा ये रिस्क नहीं लेता है। और ये हमारे लिए, जिसे कहते हैं, हम एक अंग्रेजी लफ्ज है स्वीट स्पॉट, तो हमारे लिए एक स्वीट स्पॉट बन चुका है तेल का बाजार। और इसीलिए आप देखेंगे तेल पेट्रोलियम एंड खनिज मंत्रालय के मंत्री हरदीप पुरी जी, उन्होंने कहा है कि हम इस पर ज्यादा चिंता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम डाइवर्सिफाइड हैं। जब जैसे जरूरत है हम अकॉर्डिंगली तेल का प्रावधान हम कर लेंगे। तेल का जो दाम है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कोई ऐसा नहीं रहता है, लॉन्ग टर्म प्राइस नहीं रहता है। शॉर्ट टर्म उसी दिन, मतलब टिपिकली जैसे हम सब्जियां वगैरह खरीदने जाते हैं, कुछ उसी तरह से होता है कि उस दिन बाजार में भाव क्या है। तो अगर हम उसके हिसाब से देखें तो वैसे ही पहले जैसे मैंने कहा कि तेल के लिए हम बहुत बड़े खरीदार हैं, इसलिए सारे दुकानदार बहुत उतावले रहते हैं कि भाई हम कितना खरीदेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब तेल हम लोग खरीदने जाते हैं तो कई सालों से हमने डाइवर्सिफाई कर लिया है हमारे जो बाजार के हमारे जो डिमांड का जो सप्लाई के जो सोर्स हैं, और इसीलिए हमें उतना ज्यादा टेंशन नहीं है। इनफैक्ट अगर आप डेटा देखेंगे, पिछले महीने रशियन तेल हम सबसे ज्यादा दुनिया में खरीदे हैं। इनफैक्ट हमसे ज्यादा खरीदने वाला अजीब देश था, सऊदी अरेबिया खरीदा है सबसे ज्यादा तेल रशियन। खैर उनका वजह अलग था, लेकिन सेकेंड हाईएस्ट तेल 600,000 टन मिलियन टन का तेल, 600,000 बैरल्स ऑफ ऑयल जो हमने खरीदा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तेल का बाजार चलता है, और नेचुरली उसमें कि जिसकी लाठी उसी की भैंस बन जाती है। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल तो रह ही गया, क्या ईरान इतना बड़ा कदम उठाएगा? इन पॉइंटर्स पर नज़र डालिए। ईरान ने कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं किया है अब तक। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान अपने व्यापार के लिए खुद इस स्ट्रेट पर निर्भर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने से ईरान के पड़ोसी देशों के लिए भी एक बड़ा रास्ता बंद हो जाएगा। इनमें सऊदी अरब जैसे देश भी शामिल हैं। ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंध सुधर रहे हैं, ईरान इन्हें ख़राब नहीं करना चाहेगा। पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते चीन भारी मात्रा में ईरान से तेल खरीदता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से चीन तक भी ईरान का तेल नहीं पहुँच पाएगा। तो ये रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा हिसाब किताब और इसका भारत पर पड़ने वाला संभावित असर अगर ये बंद होता है तो। पहली बड़ी खबर को यहीं विराम देते हैं और अब दूसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। अब 2 महीने बीत चुके हैं। इस बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं। पता चला है कि हमले में शामिल तीनों आतंकवादी पाकिस्तान के हैं। इनकी मदद करने के आरोप में 2 स्थानीय गिरफ्तार किए गए हैं। इनके नाम है परवेज अहमद जोठार और बशीर अहमद जोठार। परवेज पहलगाम के बटकोटे का रहने वाला है और बशीर हिल पार्क का। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े महेंद्र सिंह मनराल की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादी परवेज और बशीर के घर गए थे, खाना खाया था। पूछताछ के दौरान परवेज और बशीर ने ये बात स्वीकारी। ये भी बताया कि इन्हीं 3 आतंकवादियों ने हमले को अंजाम दिया। ये पाकिस्तान के हैं और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं। आपको याद होगा कि पहलगाम हमले के 2 दिन बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए थे। ये हाशिम मूसा, अली भाई उर्फ तलहा और आदिल हुसैन ठोकर के थे। मूसा और तलहा को पाकिस्तान का बताया गया था, जबकि आदिल को स्थानीय बताया गया था। हालांकि अब NIA सूत्रों का कहना है कि इन तीनों का वास्ता पहलगाम आतंकी हमले से नहीं है। तो फिर अब इन 3 नए आतंकियों के बारे में क्या जानकारी सामने आई है जो उसके
उस हमले के पीछे एक्चुअली थे। आगे विस्तार से बताते हैं। पहले 2 महीने तक चली एनआईए जांच की एक ब्रीफ टाइमलाइन आप जान लीजिए। 23 अप्रैल के दिन एनआईए अधिकारियों ने बैसारन घाटी का मुआयना किया, पीड़ित परिवारों से बात की। 30 अप्रैल को एनआईए ने फिर से बैसारन का दौरा किया, 3D मैपिंग की, गवाहों के बयान दर्ज किए। मई के शुरुआती सप्ताह में एनआईए की प्रारंभिक रिपोर्ट आई। लश्कर-ए-तैयबा, आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की संलिप्तता की पुष्टि की गई। पता चला कि आतंकवादी हमले वाले दिन से काफ़ी पहले ही बैसारन घाटी में एक्टिव थे। ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी OGWs से सपोर्ट मिल रहा था उनको। घटनास्थल से 40 कारतूस बरामद किए गए, जिन्हें बैलिस्टिक और केमिकल एनालिसिस के लिए भेजा गया। 2800 से ज़्यादा संदिग्धों से पूछताछ की गई। इसमें जमात इस्लामी और हुर्रियत के अलग अलग खित्तों से जुड़े संदिग्ध भी शामिल थे। एनआईए ने दिल्ली से एएसआई मोतीराम जाट को गिरफ्तार किया। मोतीराम जाट पहलगाम में सीआरपीएफ की टुकड़ी के साथ तैनात था। हमले के 5 दिन पहले ही उसका ट्रांसफर दिल्ली हुआ था। मोतीराम जाट पर पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ पैसों के बदले संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप लगे। ये एजेंट खुद को टीवी पत्रकार के तौर पर पेश कर रहे थे। मोतीराम जाट की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने जून के शुरुआती 15 दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में रेड मारी। कई गिरफ्तारी को अंजाम दिया उन्होंने। मोतीराम जाट की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने जून के शुरुआती 15 दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में छापे मारे और कई गिरफ्तारियों को अंजाम दिया। और अब ये जानकारी सामने आई है कि जिन 3 नए आतंकियों की बात हो रही है उनमें से एक का नाम सुलेमान शाह है। ऐसा माना जा रहा है कि सुलेमान शाह 20 अक्टूबर 2024 को जेड मोड़ सुरंग हमले में शामिल था। श्रीनगर सोनमर्ग हाईवे पर इस सुरंग का निर्माण हो रहा था। इस हमले में 7 कर्मचारियों की जान गई थी। इसी हमले का एक दूसरा आतंकी जुनैद रमज़ान भट्ट 4 दिसंबर 2024 को जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया था। जुनैद के फ़ोन से ही वो तस्वीर मिली थी जो पहलगाम हमले के बाद वायरल हुई। इसमें जुनैद 3 और आतंकियों के साथ नजर आ रहा है। एनआईए सूत्रों ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसी फोटो के आधार पर स्केच तैयार किए थे। जांच के दौरान एनआईए ने जुनैद के फ़ोन से और भी तस्वीरें निकाली। गिरफ्तार किए गए स्थानीय संदिग्धों परवेज़ और बशीर को ये तस्वीरें दिखाई गई। परवेज़ और बशीर ने उन आतंकियों को पहचान लिया जो पहलगाम हमले के 2 दिन पहले उसके घर आए थे। यही तस्वीरें अन्य गवाहों को दिखाई गई। उन्होंने भी हमले वाली जगह पर इनकी मौजूदगी की पुष्टि की। एनआईए के सूत्रों ने बताया कि तीनों आतंकियों के बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। पुराने केसेस निकाले जा रहे हैं। बैलिस्टिक रिपोर्ट्स का मिलान किया जा रहा है ताकि एक मजबूत केस बनाया जा सके। रिपोर्ट बताती है कि परवेज़ और बशीर को गिरफ्तार करने से पहले एनआईए ने खच्चर वालों से पूछताछ की थी। परवेज़ का एक दोस्त एक खच्चर वाले को जानता था। दोनों की पत्नियां अक्सर एक दूसरे से बातें साझा करती थीं। परवेज़ की पत्नी ने बताया कि हमले के ठीक पहले कुछ लोग उनके घर आए थे। एनआईए का मानना है कि आतंकी 20 अप्रैल की शाम परवेज़ के घर आए थे, जहां उन्होंने खाना पैक करवाया। जाने से पहले कुछ पैसे दिए और किसी को कुछ भी न बताने की धमकी भी। एजेंसी का कहना है कि परवेज़ और बशीर ने जानबूझकर इन आतंकियों को शरण दी। आतंकियों को हिल पार्क में बनी एक अस्थायी झोपड़ी में रखा गया, खाना पहुंचाया गया, हर संभव लॉजिस्टिकल सपोर्ट मुहैया कराया गया। एजेंसी के हाथ और क्या सुराग लगे हैं, जानते हैं साथी पत्रकारों से। एनआईए की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पहले 2 अरेस्ट हुए हैं। लॉजिस्टिकल सपोर्ट यानी खाने पीने को संबंधित इस तरह से मदद करने के लिए 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनसे पूछताछ की जा रही है। इनका नाम परवेज अहमद और बशीर अहमद। परवेज एक पूनी वाला बताया जा रहा है और उसका भाई है बशीर। और आपको बता दें कि यहाँ पे परतें इस तरह से खुली हैं। तकरीबन 200 से 500 लोग हैं, जिनमें से कई वेंडर्स थे, पूनी वाला थे। उनसे लगातार एनआईए की कई टीमें पूछताछ कर रही थी और उसी बीच में इस तरह से बातचीत चली कि कहीं ना कहीं उनकी जो पत्नियां हैं वो भी बातचीत कर रही थी कि इस तरह से लोग आए थे। अब ऐसा माना जा रहा है कि 3 जो लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं वो नहीं है जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्राथमिक तौर पे जिनके स्केचेस जारी किए थे, जिसमें से हाशिम मूसा है, हम तलहाबाई की बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें इसके अलावा आदिल ठोकर जो कि लोकल बताया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि 3 जो आइडेंटिफाई किए गए हैं वो लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तानी आतंकी बताए जा रहे हैं, जिन्होंने खाना जरूर मांगा, वहां से उन्होंने पैसे दिए और चुपचाप वहां से निकल गए और बोला गया कि किसी और को ये सूचना नहीं दी जाए उनके वहां पे आने की। और इसी बीच में इस तरह का लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। उसके 2 दिन बाद यानी अप्रैल 22 को यह आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। लेकिन
दोनों भाई तकरीबन चुप चुप रहे। और इसी बीच में ये भी आता है कि ये पहला फिजिकल एविडेंस है जो एनआईए के हाथ लगा है। इससे पहले जो भी इंफॉर्मेशन आ रही थी वो इंटेलिजेंस बेस्ड थी और एक गेस्ट वर्क भी था। दूसरी बड़ी खबर को यहीं विराम देते हैं और चलते हैं दिन के आज के एक बड़े पॉलिटिकल अपडेट की ओर, जहां बात होगी उपचुनाव के नतीजों की। Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. देश के 4 राज्यों में हुए 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। आम आदमी पार्टी को 2, भाजपा कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को 1-1 सीट पर जीत मिली है। राज्यवार विनिंग कैंडिडेट्स के बारे में जान लेते हैं। ये तो नतीजों की बात हुई, अब बात इस जीत के मायनों की करते हैं। 4 महीने पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुंह की खाने वाली आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब और गुजरात में मिली जीत थोड़ी अहम हो सकती है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दोनों जगह मिली जीत पर जनता को बधाई दी है। मैं दोनों राज्यों की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो उन्होंने आम आदमी पार्टी में ये विश्वास दिखाया। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है 2027 का, तो हम सोच सकते हैं कि अगर ये सेमीफाइनल है 2027 का और 2022 आंधी थी तो 2027 तो तूफान आने वाला है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लुधियाना पश्चिम सीट से 61 साल के राज्यसभा सांसद और बिजनेसमैन संजीव अरोड़ा को टिकट दिया था। उनके सामने 2 बार के कांग्रेस विधायक रहे भरत भूषण आशु और बीजेपी के जीवन गुप्ता मैदान में थे, लेकिन पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे अरोड़ा ने भरत भूषण आशु को 10,837 वोटों से हरा दिया। बधाई देता जी सारे लुधियाने शहर नू, सारे लुधियानवीज को, सबको मैं बधाई देता हूं और शुक्रगुजार हूं सारी पार्टी का, सारे वॉलंटियर्स का, काउंसलर्स का, एमएलएस का, मंत्रीगण का और हमारे मानयोग मुख्यमंत्री जी का और हमारे मानयोग नेशनल कन्वीनर केजरीवाल जी। चुनाव प्रचार के वक्त अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर संजीव अरोड़ा जीतते हैं तो उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि पंजाब में विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की नज़र राज्यसभा सीट पर है। वे संजीव अरोड़ा की जीत से अपने लिए राज्यसभा में एंट्री चाहते हैं और वे इसके लिए संजीव को जिताने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अरोड़ा की जीत के बाद इन दावों को नकार दिया है। राज्यसभा से कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी हमारी, लेकिन मैं नहीं जा रहा, केजरीवाल नहीं जा रहा। आपने तो मेरे को कई बार भेज दिया अभी तक। मैं राज्यसभा में नहीं जा रहा, लेकिन कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय। आम आदमी पार्टी ने गुजरात के जूनागढ़ जिले की विसावदर सीट से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को टिकट दिया था। उन्होंने बीजेपी के किरीट पटेल को 17,554 वोटों से हराया है। गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इनमें से 1 सीट विसावदर की भी थी, लेकिन 2023 में विसावदर सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक भूपेंद्र भयानी ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। जनताने अन्याय न थाय એટલા માટે જ જનતાએ એડવોકેટ ગોપાલ ઇટાલિયાને ચૂંટણી જીતાડ્યા છે। તો વકીલનું તો કામ જ ન્યાય અપાવવાનો છે, અન્યાય હટાવવાનો છે। તો જનતાએ પોતે ન્યાય થાય એના માટે જ મને આ તક આપી છે। इटालिया की जीत से विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा। उनकी जीत से उत्साहित गुजरात प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव की आधारशिला है ये चुनाव। आम आदमी पार्टी अब सरकार बनाने जा रही है 27 की, ये इनकी नींव रखी गई है। 5वां विधायक आम आदमी पार्टी वापस लेकर आई है, मजबूताई से वापस लेकर आई है और हमारे मजबूत लीडर जो मेरे हीरो थे वो जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। इससे तय है कि आम आदमी पार्टी सरकार 2027 में बनने जा रही है। वहीं राज्य की सत्ता से 3 दशक से बाहर कांग्रेस को गुजरात में आए नतीजों से झटका लगा। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नतीजे हमारे लिए बहुत बुरे आए हैं। कांग्रेस पार्टी में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का एक परंपरा रही है। मैं अध्यक्ष हूं और जब नतीजे ठीक नहीं आए तो मॉरली मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ये मानते हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को मैंने मेरा इस्तीफा भेजा है। अब बात केरल की नीलांबुर सीट की करते हैं, जहां कांग्रेस के आरेदन शौकत ने वामपंथी मोर्चा एलडीएफ से सीट छीन ली। आरेदन शौकत ने सीपीआईएम के एम स्वराज को 11,077 वोटों से हराया। साल 2021 के बाद ये पहला उपचुनाव है जिसमें कांग्रेस ने एलडीएफ से सीट जीती। इस जीत से कांग्रेस को 2025 में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव और 2026 के अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बूस्ट मिलेगा, हौसला बढ़ेगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि पार्टी के भीतर ये जीत विपक्ष
पक्ष के नेता वी.डी. सतीशन की स्थिति को भी मजबूत करेगी। सतीशन ने ही इस चुनाव प्रचार का नेतृत्व किया था। ये जीत केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष सनी जोसेफ के लिए भी राहत की खबर बनकर के आई है। नीलांबुर सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार पीवी अनवर को 19,760 वोट मिले। बताया जा रहा है कि उन्होंने एलडीएफ विरोधी वोटों को बांटा जो शायद कांग्रेस को मिलते। अनवर ने कहा कि उनकी लड़ाई पिनियारिज्म यानी पिनराई विजयन के शासन के खिलाफ थी। बीजेपी ने नीलांबुर सीट से ईसाई कैंडिडेट मोहन जॉर्ज को उतारा था, लेकिन वे चौथे स्थान पर रहे। वहीं पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच था। तृणमूल ने पिछले साल हुए उपचुनाव में सभी 6 सीटों पर दर्ज की थी। पार्टी ने अपनी विनिंग स्ट्रीक को बरकरार रखते हुए बीजेपी के आशीष घोष को 50,049 वोटों से हराया। लेकिन जिस वक्त कालीगंज सीट पर वोटों की काउंटिंग चल रही थी, उसी समय क्षेत्र के बारोचंद नगर इलाके में बम फटने से एक 10 साल की लड़की की मौत हो गई। इस घटना पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जताया और कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। वहीं बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि टीएमसी के हाथ खून से सने हैं। ये तो बात हुई 5 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों की, लेकिन ये नतीजे आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या असर डालेंगे, इसको भी हमने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की। 5 विधानसभाओं में बाइपोल के नतीजे आए, जिसमें सबसे चौंकाने वाले नतीजे गुजरात के विसावदर से आए हैं, जहां पे आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया जीते हैं और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगले साल 2027 में होने वाले चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों गुजरात में हारेंगे। एक बड़ा झटका जहां बीजेपी के लिए माना जा रहा है, वहीं पे कांग्रेस के लिए भी ये करारा झटका है, क्योंकि कांग्रेस एक कमबैक की कोशिश कर रही थी गुजरात में और राहुल गांधी ने कहा था कि आने वाले जो असेंबली पोल्स हैं उसमें कांग्रेस गुजरात में जीतेगी। तो ऐसे में गोपाल इटालिया की जीत काफी मायने रखती है। और अगर आप देखें तो बीजेपी का वो स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता रहा है। केशुभाई पटेल जो कि पहले मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, उनकी ये कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती रही है और 18 साल से लगातार बीजेपी को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से नाक और सांप की ये लड़ाई थी। यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के एमएलए थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ के पिछले साल ही बीजेपी का दामन थामा था। भूपेंद्र बयानी जो है वो बीजेपी के पाले में चले गए थे, इसकी वजह से बाइपोल्स हुए थे। तो बीजेपी को उम्मीद थी कि यहाँ पे कमबैक होगा, लेकिन ना सिर्फ इस सीट से बीजेपी हारी, कड़ी सीट से गुजरात की जीती है। लेकिन अगर 5 बाइपोल्स को देखें तो 5 में से सिर्फ 1 सीट बीजेपी के खाते में गई है, जबकि सभी सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। जाहिर तौर पे इन बाइपोल से जो आने वाले बदलते हुए सियासी समीकरण है उस ओर भी ये इशारा करते हैं, क्योंकि पंजाब में भी लुधियाना वेस्ट में आम आदमी पार्टी जीत गई है। और इसके साथ ही लगातार जिस तरह से काफी धरातल पे आम आदमी पार्टी नजर आ रही थी दिल्ली की हार के बाद, तो एक तरीके से आम आदमी पार्टी को भी बूस्टर मिला है। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी बिहार की राजनीति से है। लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। उनकी जीत तय है। लालू यादव 28 साल से इस पद पर बने हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष पद पर एक बार फिर से लालू यादव की संभावित जीत को लेकर के बीजेपी की प्रतिक्रिया आई। कहा गया कि राजद में लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं बची। आरजेडी में लोकतंत्र नाम की कतई कोई स्थान नहीं। लोकतंत्र पर उनको आस्था नहीं है। पार्टी के अंदर भी आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। वहीं इस बीच लालू यादव के बेटे और पार्टी से निष्कासित किए गए तेज प्रताप यादव का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि 4-5 लोगों के षड्यंत्र के कारण उन्हें पार्टी से निकाला गया है और वो इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही तेज प्रताप ने अपनी सुरक्षा को लेकर के भी चिंता जताई है। बिहार सरकार से ये भी हम मांग करते हैं कि हम अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से भी कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारे दुश्मन पूरी तरीके से हर एक जगह लगे हुए हैं। आपको खतरा है? हमको खतरा है, हमको अपने जान के ऊपर खतरा है। तो हमारा स्टैंड क्लियर है, हम अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे। और जो लोग भी 4-5 लोग मिल करके मेरे जीवन को बर्बाद करने का काम किए हैं, चाहे हमारे निजी जीवन को उजागर करने का काम किए हैं, तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी बकसने वाला नहीं हूँ।
समाजवादी पार्टी ने अपने 3 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। इन विधायकों पर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने का आरोप है। निकाले गए विधायकों में गोसाईगंज से अभय सिंह, गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह, ऊंचाहार से मनोज कुमार पांडे शामिल हैं। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर लिखा कि पीडीए विरोधी विचारधारा का साथ देने के कारण इन विधायकों को निकाला गया है। अब क्या ये विधायक बीजेपी में शामिल होंगे? इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रतिक्रिया आई। भारतीय जनता पार्टी की सांस्कृतिक विचारधारा है और हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी तरह तरह के आरोप लगाकर अपने ही कार्यकर्ताओं पर जुल्म जाती लगातार कर रही है। आप इंतजार करिए, समय समय पर आपसे हम फिर मिलेंगे, लेकिन हम सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करते हैं और उनके साथ हमारी सरकार, हमारी पार्टी खड़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सपा के 4 अन्य विधायकों ने भी राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी, लेकिन पार्टी ने फिलहाल उन्हें बख्श दिया है। इन विधायकों में राकेश पांडे, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी और आशुतोष मौर्य का नाम शामिल है। इस पर सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा कि उम्मीद है कि इन चारों का हृदय परिवर्तन हो गया है। अगली सुर्खी में बात फिल्म सरदार जी 3 की, जिसकी रिलीज को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ और पाकिस्तानी एक्टर हानिया आमिर ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। 22 जून को दिलजीत ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का ट्रेलर पोस्ट किया और 27 जून को इसे दुनिया भर में रिलीज करने का ऐलान किया, लेकिन ये फिल्म भारत पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव के कारण इंडिया में रिलीज नहीं होगी। अब फिल्म कर्मचारी यूनियन ने दिलजीत और फिल्म के मेकर्स के प्रोजेक्ट्स को भारत में बैन करने की बात कही है। वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज यानी FWIC के अध्यक्ष BN तिवारी ने इंडिया टुडे से इस मसले पर बात की। उन्होंने कहा कि उनकी यानी हानिया आमिर और दिलजीत दोसांझ की किसी भी फिल्म या प्रोजेक्ट को भारत में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से हमें पूरा सहयोग मिलेगा। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।